बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस ड्रामे की रिव्यू और डिस्कशन में आपके लिए लाई हूँ उसकी रेटिंग बहुत जबरदस्त जा रही है और बहुत ज्यादा आवाम में मकबूल है वो ड्रामा, और उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। कास्ट और एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त है इस ड्रामे की, और स्टोरी भी बहुत ही औसम है। लीड रोल में है हनिया आमिर और फहद मुस्तफा, और इन दोनों की एक्टिंग आई मस्ट से इज सुपर। क्योंकि मेरी डिस्कशन मोस्टली बेस्ड होती है उन पॉइंट ऑफ व्यूज पे जो मैं सोशल मीडिया के डिफरेंट फोरम्स पे देखती हूँ, तो मैं उसी तरह से डिस्कस करूंगी और उसमें साथ में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। ड्रामे में फहद मुस्तफा का रोल है एक निकम्मे लड़के का, और उसका नाम है मुस्तफा। जबकि हानिया आमिर रोल कर रही है शर्जीना का, जो कि एक बहुत ही लाइक फाइक और जहीन किस्म की लड़की है। एक्सीडेंटली शर्जीना और मुस्तफा की शादी हो जाती है, जो कि आप ड्रामे में देखेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में वो शादी होती है। सोशल मीडिया फोरम्स पे ये डिस्कशन, ये आर्गुमेंट चल रहा है कि आप लोग ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि एक निकम्मे लड़के की शादी एक हाई अचीवर के साथ होती है, और उल्टा जो है हाई अचीवर के सर पे एक निकम्मे बंदे की जिम्मेदारी पड़ जाती है, क्योंकि वो तो निकम्मा है और किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। क्योंकि मोस्टली रियल लाइफ में भी ये होता है कि बहुत सी डिसेंट पढ़ाकू अच्छी जिनके पास एजुकेशन होती है, जो हाई अचीवर होती हैं लड़कियां, उनकी शादियां बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज लड़कों के साथ कर दी जाती हैं, और उसके बाद उनको उसकी इस बात की वजह से काफी प्रॉब्लम्स जो है वो सहने पड़ते हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि लड़कियां जो हैं वो अपने घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं, इन लॉज की भी जिम्मेदारी उठा रही हैं। इट इज नॉट जस्ट घर की, बल्कि घर से बाहर काम करके वो कमा के भी ला रही हैं, और हस्बैंड कुछ नहीं करे, क्योंकि ये चीज बहुत आम डिफरेंट फॉरम्स पे डिस्कस की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी लड़कियां इसको अपने साथ रिलेट कर रही हैं कि ये तो आप गलत प्रमोट कर रहे हैं कि एक निकम्मा आदमी जो है वो एक लड़की से शादी करता है, एक हाई अचीवर से शादी करता है, और उसके बाद जो है वो उनको आपस में मोहब्बत हो जाती है, विच इज नॉट द रियलिटी। बिकॉज रियलिटी में हमने इससे बहुत ऑपोजिट केसेस देखे और सुने हैं। लेकिन ड्रामे के अंदर जो है वो मुस्तफा को उस तरह से निकम्मा नहीं दिखाया गया। मुस्तफा निकम्मा नहीं है, बट उसकी फैमिली जो है वो समझती है कि वो निकम्मा है, बिकॉज उनका जो फोकस है वो ये है कि बड़ा भाई जो है वो पढ़ाई में अच्छा है, तो वो एक अच्छा मतलब जो है वो मेहनती लड़का है। जबकि ऑन द अदर हैंड मुस्तफा से सारे घर के काम काज भी कराए जाते हैं। वो इतना जीनियस है, वो कंप्यूटर गेम्स आप और मैं बहुत आसानी से डेवलप नहीं कर सकते। बहुत अच्छा भी कोई पढ़ाई में होगा तो वो गेम्स डेवलप नहीं कर सकता, तो उसकी एक अलग स्किल है। अब यहाँ पे मैं सोसाइटी की एक बहुत क्या कहते हैं नेगेटिव बात कहना चाहती हूँ, कि जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में ये कर दिया जाता है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो तो मेहनती है, लेकिन जो बच्चे के पास कोई स्किल है और वो पढ़ाई में नहीं है अच्छा, तो फौरन कह दिया जाता है ये तो नालायक है, इसको तो पढ़ने का शौक ही नहीं, हम इतने पैसे भर रहे हैं ये पढ़ नहीं रहा। लेकिन असल बात ये होती है, आपने ये नहीं देखना कि पढ़ाई में कौन अच्छा है। ये कोई स्केल नहीं है कि कोई पढ़ाई में इतना अच्छा है तो वो ही एक अच्छा और कामयाब इंसान फ्यूचर में बनेगा। अगर किसी के पास कोई भी स्किल है तो वो स्किल उस बंदे को आगे ले जा सकती है, अगर उसी स्किल को पॉलिश किया जाए। कमिंग बैक टू द ड्रामा, जो मुस्तफा का कैरेक्टर है वो काइंड ऑफ जीनियस कैरेक्टर है, ठीक है, वो निकम्मा नहीं है, लेकिन क्योंकि सबने उसको निकम्मा मान लिया है घर में, तो नेचुरल सी बात है, जब आपको एक घर वाले ही आपको नहीं मान रहे तो ऑब्वियसली आप जो है वो फिर उनको और निकम्मा होके एक्ट करके दिखा रहे हैं। ये वो वाली चीज है। ये वो नहीं है कि मुस्तफा एक निकम्मा लड़का है, ये वो है कि कोई भी ये मानना ही नहीं चाह रहा कि मुस्तफा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। इस वजह से मुस्तफा ने कर लिया कि ठीक है, सब मुझे निकम्मा और लूजर समझते हैं तो मैं ऐसे ही बन के दिखा देता हूँ। अब क्योंकि शर्जीना जो है वो वाहिद कैरेक्टर है जो मुस्तफा पे ट्रस्ट करती है। शर्जीना जो है वो वाहिद कैरेक्टर है जो उसकी वाइफ है, एक्सीडेंटली उनकी शादी हो गई है, लेकिन वो अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करती है। उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अपने हस्बैंड के साथ, जो कि पूरी फैमिली में कभी भी किसी ने उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। अब जब कोई उससे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, उस पर ट्रस्ट कर रहा है, उसे कह रहा है कि यू हैव टू वर्क फॉर मी, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी वगैरह वगैरह, तो तब मुस्तफा में ग्रेजुअली चेंजेस आने लगते हैं। ये चेंजेस ओवर द नाइट नहीं आते, जब तक ये एक पूरा साइकोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट है कि आपको घर पे जब इग्नोर किया जाता है तो फिर आपको लगता है कि अटेंशन नेगेटिव मिले या पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो अटेंशन मुस्तफा को मिल रही थी, निकम्मा निखटू, तो वो और बुरा होके दिखाता था, सब उस पर गुस्सा करते थे।
गुस्सा भी एक तरह की अटेंशन होती है। जब आप कुछ बच्चों को प्रॉपर अटेंशन नहीं देते तो फिर वो इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करते हैं जिससे उनको नेगेटिव अटेंशन मिले। फिर उसमें आपकी मार खाना भी वो पसंद करेंगे, आपकी डांट खाना भी, गालियां खाना भी, जो भी जिस भी किस्म का आपका बिहेवियर होगा वो बच्चा कहेगा कम से कम मुझे कोई लिफ्ट तो करा रहा है। तो ये चीज जो है, एक ये चीज भी इन्होंने हाईलाइट की है। इसी के साथ रिलेट करते हुए चलती है चीज टॉक्सिक पेरेंटिंग की। तो ड्रामे के अंदर जो एक और चीज हाईलाइट की गई है वो है टॉक्सिक पेरेंटिंग, यानी पेरेंट्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं अपने बड़े बेटे को, और फिर सेकंड नंबर पे मुस्तफा की बहन आ जाती है, क्योंकि वो तो लड़की है, अब वो पढ़ाई में कैसी भी है, लेकिन क्योंकि लड़कियों का मकसद ही शादी होना होता है तो उसकी तो शादी होगी, तो वो उसके साथ तो वो लोग ओके हैं। अब बीच में आ जाते हैं तीसरा मुस्तफा, जिसकी स्किल है ही अलग, उसका पढ़ाई वाला इंटरेस्ट नहीं है, उसका दूसरी तरह का इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बना लिया बिकॉज वो प्रोबेबली बी कॉम है या किस में वो फेल हो गया था, तो बस अब ये जो बंदा है ना, ये तो बिल्कुल ही निकम्मा हो गया। टॉक्सिक पेरेंटिंग का मतलब है कि आप एक औलाद को दूसरी औलाद पे प्रेफर करे हो, ये टॉक्सिक पेरेंटिंग होती है। टॉक्सिक पेरेंटिंग ये भी होती है कि आप किसी भी किस्म का इमोशनल, फिजिकल या मेंटल अब्यूज कर रहे हो अपनी औलाद को। फिजिकल अब्यूज तो मारधाड़ ऑब्वियसली आ जाता है, और उसमें वर्बल अब्यूज भी आ जाता है, गालम गलोच देना, बुरी चीजें कहना। मेंटल अब्यूज में आप हर वक्त उसको इंफीरियर फील करा रहे हो, तो आपका बच्चा जो बड़ा होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव फीलिंग्स लेता हुआ बड़ा होगा। जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं निकम्मा हूं, मुझे तो मुझसे कुछ होगा ही नहीं। और आप लोग मुस्तफा के कैरेक्टर में यही चीज देखें कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज वो समझता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं कुछ कर सकूं। हालांकि उसको बीवी वो वाला सपोर्ट दे रही है। हाँ, रियल लाइफ में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस किस्म के कितने भी सपोर्ट के बावजूद बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बंदे को जो बचपन से उस अब्यूज में रहा हो। और थर्ड आ जाता है इसमें मेंटल के अलावा इमोशनल, आप देखें अब्यूज हो रहा है कि उसको प्यार ही नहीं मिला। ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि एक बच्चा है आपके घर, आप उसके बड़े भाई को तो प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा था, दूसरा वो पैसे ला रहा है घर में। ये रीजन क्यों है? जबकि कहा जाता है कि पेरेंट्स की जो मोहब्बत होती है वो अनकंडीशनल होती है, तो यहाँ पे अनकंडीशनल होना कहाँ गया? और ये बहुत सारे घरों की स्टोरी है कि पेरेंट्स जो है वो जो बच्चा बहुत ज्यादा काम काज और मतलब पैसे ला रहा है, और वैसे उसका इखलाक कैसा भी हो, अच्छा नहीं भी होगा, लेकिन वो उसको प्रेफर करेंगे। तो ये एक टॉक्सिक पेरेंटिंग है। आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने अपनी औलाद को एक ही उस पे देखना है, एक ही लाइन पे देखना है। फिर आपने देखना है कि हो सकता है कि जो बच्चा आपका, यानी इस ट्रॉमे में जिस तरह बड़ा भाई है वो बहुत ज्यादा जो है वो एरोगेंट है। अब एरोगेंस होना कोई पॉजिटिव क्वालिटी तो नहीं है, बट मदर इग्नोर कर देती हैं। मदर अपने बड़े बेटे की बहुत सारी गलत बातें भी इग्नोर कर रही है, लेकिन छोटे वाले की बहुत सारी अच्छी बातों को नजरअंदाज कर रही है, एंड दिस इज वेरी टॉक्सिक। जो थर्ड चीज इस ड्रामे के अंदर हाईलाइट की गई है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेनियनशिप, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे यहाँ शादी फॉर द सेक ऑफ शादी होती है, क्योंकि शादी करवानी है, क्योंकि शादी के बगैर तो दुनिया खत्म हो जानी है। तो बस उसमें फिर आगे पीछे कोई कुछ भी नहीं सोचता कि कंपेनियनशिप क्या चीज है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेनियनशिप ये है कि एक मर्द और एक औरत जो है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद जो है वो शादी करें। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि फजूल किस्म की रोमांटिक गुफ्तगू की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटीज की बात हो रही है, यानी एक दूसरे के मिजाज को समझना, कौन सी चीज सही लग रही है, कौन सी गलत। हो सकता है कि औरत या मर्द में रेड फ्लैग्स हो तो आप पीछे हट जाओ। अब इसके अंदर ये था कि शर्जीना को रेड फ्लैग्स अपने फियांसे में नजर आ रहे थे। वो एक रूड, बदतमीज, दूसरों को इंफीरियर फील कराने वाला बंदा था, लेकिन इसके बावजूद शर्जीना ने वो रेड फ्लैग्स जो है वो इग्नोर कर दिया। ऑन द अदर हैंड उसकी एक्सीडेंटली शादी मुस्तफ़ा से होती है, लेकिन उसकी शक्ल में उसको एक कंपेनियन मिलता है। वो कंपेनियन इस तरह से होता है कि वो अगर देख रहा है कि उसकी वाइफ इतना काम कर रही है तो वो चीज़ वो फील भी कर रहा है और वो उसकी हेल्प कराने की कोशिश कर रहा है। ग्रेजुअली उसने ये लर्न किया कि उसने अपनी वाइफ को दूसरों के सामने डिफेंड करना है, उसकी इंसल्ट नहीं होने देनी। और अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में ये बहुत कम देखा गया है, होता है लेकिन ये बहुत कम होता है कि हस्बैंड्स हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो अपनी वाइफ की साइड अपनी मदर के सामने ले सकें। मैं पर्सनली समझती हूँ ये तो एक बहुत पॉजिटिव बात है जो कि ड्रामे में दिखाई जा रही है कि एक हस्बैंड जो है उसको पता है कि उसके कंपेनियन की क्या वैल्यू है।
कंपेनियन की एक सर्टेन वैल्यू है हमारे रिलीजन के अंदर भी और वैसे भी, और आप दूसरे भी जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में देखेंगे और आप पुराने ड्रामास में देखेंगे यानी अर्तुगरुल वगैरह, तो जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेनियनशिप होता है। वाइफ इज योर नेक्स्ट टू किन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कुछ भी हस्बैंड का है वो वाइफ का है, वो किसी और का नहीं है। बाकी सब XYZ हो जाते हैं इस केस में। तो अगर एक हस्बैंड देख रहा है कि उसकी वाइफ की इंसल्ट हो रही है तो वो उसके लिए स्टैंड ले रहा है, विच इज अ गुड थिंग एंड इट शुड बी अडॉप्टेड बाय आवर सोसाइटी एज वेल। ग्रेजुअली इस ड्रामे के अंदर हस्बैंड और वाइफ के बॉन्ड को मजबूत होता दिखा है कि वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को समझ रहे हैं, बुरी आदतें भी समझ रहे हैं, अच्छी भी समझ रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके साथ आइदर हस्बैंड्स एडजस्ट नहीं कर पाते या वाइफ्स एडजस्ट नहीं कर पाती, और फिर वो एक टॉक्सिक मैरिज में जो है वो लड़के या लड़की को या फिर दोनों को रहना पड़ रहा होता है, बिकॉज सोसाइटी ऐसा चाहती है। सो इस ड्रामे के अंदर ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है कि एक कंपेनियन दूसरे को कैसे सपोर्ट करा है। उसमें इन्होंने ये नहीं दिखाया कि सिर्फ मुस्तफ़ा जो है वो सपोर्ट कर रहा है शर्जीना को, बल्कि शर्जीना भी हर तरह से इमोशनली एंड क्या कहते हैं फाइनेंशियली हर तरह से जो है वो अपने हस्बैंड मुस्तफ़ा को सपोर्ट कर रही है। और कंपेनियनशिप एक्चुअली सपोर्ट करने का ही नाम है। ओवरऑल स्टोरी अच्छी है काफ़ी, ड्रामा भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है, और मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर देखें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे साथ डिस्कस करें। और आपने जो पीछे जितनी भी किस्तें देखी हैं और आपको उसमें जो आपका ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आने वाली किस्तों में देखते हैं कि मुस्तफ़ा को, क्योंकि प्रॉबेबली आज जो एपिसोड आई है उसमें जॉब मिल जाएगी, तो देखते हैं कि अब मुस्तफ़ा का किस तरह से करियर के साथ उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर इंसान वो ही नहीं रहता जो वो हमेशा होता है, उसमें वक्त के साथ, टाइम के साथ चीज़ें चेंज, इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो लेट्स सी के उसमें ड्रामा कहाँ पे जाता है। कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रामे के अंदर 7 स्टेजेस ऑफ लव दिखाई गई हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पिछले एपिसोड में उन्होंने जुनून को हाईलाइट किया है, तो वैसे टेक्निकली उसके बाद तो फिर डेथ रह जाती है। और बहुत सारे लोग जो है इस बारे में काफ़ी हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे हैं कि दे थिंक शर्जीना की मौत हो जाएगी या प्रॉबेबली मुस्तफ़ा की मौत हो जाएगी, बट ये भी तो हो सकता है कि चीज़ें उस तरह से ना जाएं। तो उसके लिए हम ड्रामे की मजीद किस्तें देखेंगे और पता चलेगा कि ड्रामा किस तरफ जाएगा। एंड आई होप कि इस तरह की सैड एंडिंग ना दिखाएं, बिकॉज ज़रूरी नहीं उसमें आप कई और चीज़ों की डेथ, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट नेचर के आप जो है इस वक्त उसको काम का जुनून ज़्यादा है। जो जुनून जिस वक्त हाईलाइट किया गया ना, जुनून दैट वॉज जुनून ऑफ वर्क, दैट वॉज नॉट जुनून फॉर शर्जीना। सो आई पर्सनली डोंट थिंक कि इट्स गोइंग टू बी लव की 7 स्टेजेस जो होंगी वो होंगी आपके काम का जुनून, और फिर आप एक स्टेज ऐसी आए आप जुनून में काम करते जा रहे हो और फिर आप देखते हो कि आपसे सब छिन गया है। दैट्स जस्ट माई पर्सपेक्टिव। तो हो सकता है कि आप वो काम छोड़ दो, सो दैट वुड बी द डेथ ऑफ दैट वर्क और दैट जुनून ऑफ वर्क और वॉट एवर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है सही हो सकता है ना। तो ये था आज का रिव्यू और डिस्कशन। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग भी अपना इनपुट दें इनबॉक्स कमेंट सेक्शन में, और मेरे आपके पास सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनका भी मैंने जो है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें और लाइक्स और कमेंट्स जरूर किया करें ताकि मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए रिव्यू के साथ, और हो सकता है हम लोग दोबारा इसी का कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हो। अल्लाह हाफिज।